मैं ओम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर के प्रांगण से कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं और एक नए जैव प्रक्रम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सोचेंगे कि अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता का कारण यह है कि इससे नई जनरेशन की उत्पत्ति होती है, अर्थात जीवों के वंश से वृद्धि होती है। इसी कारण इस जैव प्रक्रम में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इसके पूर्व आपको पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र जैसे परितंत्रों की या जैव प्रक्रमों की जानकारी दी जा चुकी है, जिसको कि आप स्वतः हमेशा करते रहते हैं। उसमें सोचना नहीं पड़ता है कि किस प्रकार से ये जैविक क्रियाएं या जैव प्रक्रम संचालित हो रहे हैं। तो आइए एक नई ऊर्जा के साथ इस नए जैव प्रक्रम के बारे में जानकारी किया जाए। और वह नया जैव प्रक्रम है मानव जनन अंग। आप जानते हैं कि मानव में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग होते हैं, जिन्हें लिंग भेद कहा जाता है। तो पहले हम मानव के नर जनन अंग के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसा कि बोर्ड पर चित्र में अंकित है और इधर बाईं साइड में लिखा भी गया है कि मानव का मुख्य नर जनन अंग क्या है, वृषण, जो कि वृषण कोश में स्थित होता है। यह वृषण मानव के पिछली टांगों के मध्य अंडकोश के रूप में स्थित होता है। ऐसे ही जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा होते हैं, सब में यह वृषण कोश में वृषण स्थित होता है। इस वृषण कोश में स्थित वृषण से एक द्रव का स्रावण होता है, जिसे वृषण द्रव कहते हैं। और इसी वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु की उत्पत्ति होती है। ये शुक्राणु ही नर जननी के इकाई हैं, जिसका आकार आप देखें बोर्ड पर इस तरह से होता है, जैसा कि हम चित्र में अंकित करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। ये देखें, ये शुक्राणु का चित्र है। ये शुक्राणु का केंद्रक है और यह इसका सिर है। ये इसकी पूंछ है। आगे आप देखेंगे दूसरा भाग है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस, जो कि चित्र में यहाँ पर आप देखेंगे अंकित किया गया है एपिडिडाइमिस। ये देखें, वृषण के ऊपर एक नली जैसी रचना लगी हुई है, इसी को एपिडिडाइमिस कहते हैं। शुक्राणु यहाँ से जब बाहर निकलता है तो इसी एपिडिडाइमिस में या अधिवृषण में कुछ समय के लिए रहता है और स्वयं को स्वतंत्र रखते हुए जीवित रखता है। इसके बाद की रचना है शुक्रवाहिका। ये नली जो है आप देखें, शुक्रवाहिका, जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर वासर डिफरेंस लिखा गया है और यहाँ भी देखें शुक्रवाहिका को वासर डिफरेंस के द्वारा दर्शाया गया है। शुक्रवाहिका अर्थात वह नली जो शुक्राणुओं को ले जाने में सहायक होती है, उसे शुक्रवाहिका कहते हैं। इसके बाद की रचना है शुक्राशय। यहाँ पर देखिए शुक्राशय है, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा गया है सेमाइनल वेसिकल, और यहाँ भी आप सेमाइनल वेसिकल देखिए, यहाँ हिंदी है, जहाँ पर अंग्रेजी है। शुक्राशय, शुक्राशय का अर्थ होता है वह आशय या वह थैली जहाँ पर शुक्राणु कुछ समय के लिए रुकता है, और इसी शुक्राशय से एक द्रव का स्रावण होता है, इसे शुक्र द्रव कहते हैं, जो शुक्राणु के संरक्षण में सहायक होता है। आगे देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर ये देखिए
कलर्ड की गई है ये रेखाओं द्वारा। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से देखिए इसको दर्शाया गया है और यहाँ भी दर्शाया गया है। इससे भी एक द्रव का श्रावण होता है, इसे प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। यही द्रव जो है मूत्र नली में पहुँच करके मूत्र उत्सर्जन होता रहता है। माध्यम जो है अम्लीय रहता है, लेकिन यह पहुँच करके उस माध्यम को निष्क्रिय कर देता है, एक प्रकार से कहा जाए न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है, जिससे शुक्राणु बाहर निकलते समय मृतक न हो। आगे देखेंगे मूत्रमार्ग और शिश्न लिखा गया है, जिसे यहाँ पर ये देखिए उरेथ्रा लिखा गया है। मूत्रमार्ग बीच की नली है, ये बीच की नली को मूत्रमार्ग कहते हैं, जिससे कि मूत्र बाहर निकलता है। यह मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर है ऊपर, मूत्राशय, यहाँ मूत्र इसमें इकट्ठा होता है वृक्क से आकर के, जो मूत्र नली के द्वारा ऐसे बाहर निकलता है। इसी के ऊपर रेखांकित रचना दर्शाई गई, जिसे शिश्न कहते हैं या पेनिस कहा जाता है, जो जनन क्रिया में सहायक होता है। आगे देखेंगे सुक्रिय तरल एवं सीमन शब्द का उपयोग किया गया है। सुक्रिय तरल सेमाइनल फ्लूइड एंड सीमन। ध्यान देंगे वृषण द्रव, शुक्र द्रव, प्रोस्टेट द्रव। वृषण द्रव वृषण से निकलता है, शुक्र द्रव शुक्राशय से निकलता है, प्रोस्टेट द्रव प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। तीनों द्रवों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है सुक्रिय तरल एवं शुक्राणु वृषण से निकलता है। इस सब के सम्मिलित रूप को कहा जाता है सीमेन या वीर्य कहते हैं, जिसमें लगभग 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। एक बार के सीमेन बाहर निकलता है जो, उसमें लगभग 20 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। ये तो बच्चा हुआ मानव का नर जनन अंग। आगे आइए अब हम आप अध्ययन करते हैं मानव के मादा जनन अंग के बारे में, जैसा कि बोर्ड पर चित्र में अंकित है। यहाँ पर आप देखिए मानव के नर जनन अंग में सबसे ऊपर दर्शाया गया है अंडाशय। ये देखिए हम अंडाशय है, ये यहाँ देखिए अंडाशय है दर्शाया गया है, जिसमें छोटे छोटे अंडाणु दर्शाए गए हैं। और इसके बाद देखेंगे आप अंडवाहिनी, वो भी डक्ट यहाँ पर दर्शाया गया है। वो भी डक्ट का अर्थ होता है ये अंडों को बाहर ले जाने वाली नली होती है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे गर्भाशय, ये थैली जैसी जो रचना है आशय, इसी को कहते हैं गर्भाशय। और यह गर्भाशय की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। यह स्पंजी होती है। आवश्यकता अनुसार यह आकार में घटती और बढ़ती है। घटते बढ़ने का कारण इसका ये होता है, जब स्त्रियों में गर्भधारण की स्थिति होती है तो इसका आकार बड़ा होता जाता है, और जब गर्भधारण है तो इसका आकार छोटा ही बना रहता है। इसके बाद की रचना है वेजाइना, ये यौन, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। यह भी 7 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसके नीचे भग वल्वा लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। यह भी 7 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो मूत्र को बाहर निकालने में सहायक होती है। आप यहाँ देखें ये किडनी दोनों है। यहाँ से उत्सर्जन क्रिया में, जैसा कि आपको बताया गया होगा, उत्सर्जन में यूरिया की छनाई वृक्क के द्वारा होती है, जो यूरेटर या मूत्र वाहिनी के द्वारा इसे से आते मूत्राशय में, और मूत्राशय से होते हुए वल्वा या भग जैसे छिद्र के द्वारा बाहर हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से ये मानव के मादा जनन अंग हुए। अब इसमें होता क्या आप देखेंगे ध्यान से। एक शब्द यहाँ लिखा गया है ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग। स्त्रियों में लगभग 12-13 वर्ष के पश्चात हर 31वें दिन प्रत्येक ओवरी, यहाँ पर लिखा गया देखिए अंडाशय, इससे अंडे बाहर निकलते हैं। इसी को कहा जाता है अंडोत्सर्ग क्रिया। और फिर यहाँ देखिए लिखा गया है रजोधर्म या मासिक चक्र। अब ये समझो कि अंडा यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ आस्टियम देखो लिखा गया है, मुखिका इसे कहते हैं। अंडा यहाँ से निकल करके इस मुखिका में आता है, और यहाँ पर जब पहुँचता है तो शुक्राणु अगर इसके भीतर गया है, जैसा कि वहाँ दर्शाया गया है चित्र में, उसका सिर है, मध्य भाग है, केंद्रक है, पूँछ है,
तो अपने पूंछ के सहारे तैरते हुए गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी से हो करके आता है यहाँ पर आस्टिया में, मुख्या में, जहाँ की अंडाणु है, अंडाणु को चार्ज कर देता है। चार्ज मतलब होता है अंडाणु के भीतर प्रवेश कर जाता है, तत्पश्चात निषेचन क्रिया हो जाती है। और निषेचन क्रिया जब हो जाती है तो निषेचित अंडा इसी गर्भाशय की दीवार में, जो एंडोमेट्रियम हमने लिखा, अंतःस्तर जिसको दर्शाया गया है, अंतःस्तर में आकर के धंस कर बैठ जाता है। लेकिन अगर ऐसी दशा नहीं होती है तो यह 14 दिन तक यहीं पर इंतजार करता है शुक्राणु का, और शुक्राणु से चार्ज न होने के पश्चात यह अंडाणु यहाँ से होते हुए गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में पड़ा रहता है। धीरे धीरे अंतःस्तर, जो कि बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है, यह धीरे धीरे कुछ श्लेष्मा जैसा कि दर्जन 9 में भी हमने आपको बताया होगा कि एक चिकना पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है, उसी के साथ अंतःस्तर यह टूट करके गिर जाती है और अंडाणु तथा अंतःस्तर जो पूरी दीवार टूटी है कुछ रुधिर की मात्रा के साथ योनि मार्ग से बाहर हो जाती है, जिसे रजोधर्म या मासिक चक्र कहा जाता है। स्त्रियों में यह प्रक्रिया हर 28 से 31वें दिन के बीच होती है। इसी को अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, यदि अंडा यहाँ पर चार्ज हो गया शुक्राणु के द्वारा तो स्त्री में प्रेगनेंसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिसे सगर्भे या गर्भधारण कहा जाता है। और जब अंडा यहाँ जाइगोट में परिवर्तित हुआ करके यहाँ पर चिपक करके बैठ गया अंतःस्तर में, तो ऐसे स्त्री को सगर्भता या गर्भवती, अंग्रेजी में प्रेग्नेंट कहा जाता है। आगे देखेंगे, अब यही युग्मनज जो है इसी गर्भाशय में अनेक विभाजनों के पश्चात भ्रूण का रूप धारण कर लेता, अर्थात क्रिकेट के गेंद जैसा हो जाता है। उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसके चारों तरफ एक विलाई युक्त झिल्ली का निर्माण हो जाता है। उसमें अर्थात अंगुली जैसी रचनाएं निकल आती हैं। वही अंगुली जैसी रचना माँ के इसी गर्भाशय में एक जगह पर जा कर के भीतर धंस जाती है, जिससे भ्रूण का या बच्चे के लघु रूप का पोषण होता, उसी के द्वारा उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसे भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, साथ ही ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस स्थान को जहाँ पर यह विलाई या अंकुर जैसी रचना गर्भाशय में धंसी हुई है, उसी स्थान को कहा जाता प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा से एक डोरी जैसी रचना अम्बिलिकल कार्ड बोला जाता है, या हिंदी में नाभिरज्जु कहते हैं। हिंदी में नाभिरज्जु कहा जाता है। इसी नाभिरज्जु के द्वारा बच्चों भ्रूण का या बच्चे का पोषण होता रहता है, जिसे सामान्य भाषा में नाभिरज्जु को नार कहा जाता है। बच्चा पैदा होने के तत्काल बाद उसी को काट करके अलग कर दिया जाता है, और इस प्रकार से मानव में शिशु का विकास पूर्ण होकर के जन्म लेने की प्रक्रिया में लगभग 270 दिन लगते हैं, अर्थात 9 महीने का समय लगता है। और ये संपूर्ण क्रियाएं जो मानव में होती हैं कब प्रारंभ होती हैं? पबर्टी, यौवनारंभ के समय प्रारंभ होते हैं, अर्थात बालकों एवं बालिकाओं में जब यौवन की दशा आ जाती है उसी समय यह क्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, यह एक जैव प्रक्रम है, जैविक प्रक्रिया है। जैसे हमारे आपके शरीर में अन्य जैविक प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम चल रहे हैं, उसी प्रकार से अवस्था प्राप्त होने पर, आयु के प्राप्त होने पर समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा इस प्रक्रिया में हमको आपको
एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। उसके पूर्व, विवाह बंधन के पूर्व इस प्रक्रिया के बारे में विशेष रूप से विद्यार्थियों को केवल जान लेना आवश्यक है। व्हाट इज दिस, इसके बारे में पुनः कोई थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से ये क्रिया या प्रक्रिया संपन्न होती है, जैव प्रक्रम कैसे संपन्न होता है। तो आप समझें, एक नई ऊर्जा के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ और आगे पुनः अगला जो वीडियो बनाया जाएगा उसके बारे में पुनः हम आपको जानकारी देंगे। आप अपनी शारीरिक संरचना को स्वस्थ रखिए, अर्थात आप कह सकते हैं कि बॉडी फिट माइंड हिट, दैट्स ऑल।